गुड इवनिंग स्टूडेंट। जूलॉजी वन शॉट वीडियो लेक्चर सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं संचलन। इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संचलन करना, मूवमेंट करना जीवों की एक महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता। पादप संचलन नहीं कर सकते, पादप जहां है वहीं रह सकते हैं, अपनी स्थान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई गति नहीं करते हैं, संचलन नहीं करते। जंतु एवं पादपों में अनेक तरह के संचलन होते हैं, लेकिन पादपों में कुछ लिमिटेड संचलन पाए जाते हैं। जंतुओं में तो संचलन होते ही होते हैं, लेकिन पादपों में कुछ लिमिटेड संचलन पाए जाते हैं। संचलन क्या है? जीवों में किसी भी प्रकार की गति संचलन कहलाती है। जैसे हाथ उठाया वापस रख दिया, ये भी संचलन है। ये बोलना मेरा, जबड़ा का हिलना, ये भी संचलन है। ये हाथ आया, ये संचलन है। उंगली हिल रही, ये सब क्या है? संचलन। तो किसी भी प्रकार की गति जीवों में हो तो वो क्या कहलाता है? संचलन। एक शब्द एनसीईआरटी ने दिया है, गमन। यह है मूवमेंट, और यह है लोकोमोशन। दो शब्द हैं यहाँ पर, एक है मूवमेंट और एक है लोकोमोशन। किसी भी प्रकार की गति को क्या नाम दिया है? मूवमेंट या संचलन। और लोकोमोशन या गमन किसको कहा है? कुछ संचलों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तित होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, ये हाथ हिला रहा हूं, ये तो क्या है? संचलन। लेकिन मैं यहां से चल के इधर आ गया, मैंने अपनी स्थिति को परिवर्तित कर दिया या स्थान को परिवर्तित कर दिया, तो तब इसे क्या नाम दिया है? लोकोमोशन या गमन। ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। ये मेरी इच्छाओं पर निर्भर है कि मैं कहाँ खड़ा रहूं, इसे कहा गया है गमन या लोकोमोशन। जैसे टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना, इन सब में स्थितियां बदल जाती है, और सब किसके उदाहरण है? गमन के। फिर उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं कि क्या गमन और संचलन अलग अलग है? क्या नहीं है, दोनों एक ही है। उसीलिए दो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पहला है पैरामीशियम। यह है चित्र पैरामीशियम का। चप्पल के जैसा जंतु है, चप्पल जंतु भी नाम दिया गया है इसको, पैरामीशियम को। इस तरह का है पैरामीशियम, और इसमें ये लगे होते हैं सतह पर इस तरह के सीलिया। क्या लगे हैं? सीलिया। और ये पैरामीशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह, संचलन और चलन, गमन दोनों कार्य करते हैं। इस पैरामीशियम में ये जो है यहाँ पर, ये क्या है? ये है पक्षमाभिका। क्या है? पक्षमाभिका, सीलिया। और ये सीलिया दो काम करते हैं इस पैरामीशियम में। एक तो भोजन को पकड़ता है, और इसी सीलिया की मदद से गति भी करता है। मतलब भोजन को पकड़ता है तब तो केवल क्या हो रहा है? संचलन। लेकिन ये गति कर रहा है तब क्या हो रहा है? गमन। तो संचलन और गमन दोनों होता है किसमें? पैरामीशियम में। अगला उदाहरण हमारे पास हाइड्रा। हाइड्रा अपने स्पर्शक, यह हाइड्रा का चित्र बना लेते हैं हम यहाँ पर। यह हाइड्रा है, यह हाइड्रा का चित्र। यह हाइड्रा के स्पर्शक टेंटेकल्स बना लेते हैं यहाँ पर। यह हाइड्रा का चित्र, इसके टेंटेकल्स है। तो हाइड्रा की अगर बात करें तो स्पर्शक शिकार पकड़ने, ये जो स्पर्शक है इन्हीं को टेंटेकल्स कहा, या स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। इन्हीं टेंटेकल्स से शिकार को भी जकड़ लेता, और इन्हीं टेंटेकल्स की मदद से गति भी करता है। तो दोनों काम कर रहा है, संचलन और गमन किसकी मदद से? टेंटेकल्स की। दोनों के संबंधों को इस उक्ति में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं होते। थोड़ा सा यहाँ हिंदी है तो यहाँ गड़बड़ भी है। अंग्रेजी में याद रखना कि सभी के सभी लोकोमोशन मूवमेंट्स होते हैं। सभी के सभी लोकोमोशन क्या होते हैं? मूवमेंट।
लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। बस एक ही पॉइंट याद रखना है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत मिस्टेक दी हिंदी वाले ने, इसलिए मैं अंग्रेजी में लिख भी दिया और समझा भी दिया आपको कि सभी लोकोमोशन मूवमेंट होते लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। क्यों? कि जैसे मैं यहां से यहां चल के आया, ये भी एक प्रकार का मूवमेंट ही है, संचलन है। और ये यहां से यहां चल के आया, स्थिति में परिवर्तन हुआ, मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, लोकोमोशन। इसलिए सभी जो लोकोमोशन है वो क्या है, मूवमेंट। लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते। ये हाथ हुआ हिला, ये मूवमेंट है, पर क्या है, लोकोमोशन है? नहीं। तो सभी लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते हैं। ये किससे सिद्ध हुआ है? ये दो उदाहरण पैरामीशियम और हाइड्रा में, इनसे ये बात क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। चलो आगे चले। यहाँ पर सरल संचलन और जटिल संचलन। अमीबा सदस्य एक कोशिकी जीव है। देखो अमीबा का चित्र इस तरह का होता है। जीव द्रव का प्रवाह संचलन इसका एक आधार रूप है। तो ये यहां पर इस तरह के बनाता है, ये सीडोपोडिया कूटपाद। और इन कूटपाद सीडोपोडिया से ये जल में क्या करता है, अमीबा गति, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, एक कोशिकीय जीव है यहाँ। और जटिल संचलन जो है, जटिल जीवों में संचलन जो होता है वो होता है कई जीव पक्षमाभ, फ्लैजेला, कसाब, सीलिया, फ्लैजेला और टेंटेकल्स द्वारा क्या करते हैं, संचलन। सीलिया द्वारा पैरामीशियम, कशाब, फ्लैजेला द्वारा हमने युगलिना और स्पर्शक टेंटेकल्स के द्वारा हाइड्रा। इस तरह से जीव अपना क्या करते हैं, संचलन। लेकिन सरल संचलन किसमें पाया जाएगा, एक कोशिकीय जीव में, जिनमें क्योंकि पूरे शरीर के नाम पर कोशिका कितनी है, एक। तो सरल और जटिल संचलन थे। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। अगर मान लो यहाँ पर सूखा पड़ गया तो फिर व्यक्ति जो जीव है वो चलन करेगा, कहीं गीली जगह पे जहां पर पानी है वहां गति करेगा वो। और आवास के अनुरूप बदलते हैं, कहाँ उसका आवास है उसका तरीका भी बदल जाएगा। वो किस जगह रह रहा है, अगर पानी में रह रहा है तो उसके फिन्स आएंगे, हवा में उड़ रहा है तो पंख आएंगे। तो चलन के तरीके क्या हो जाते हैं, आवास और परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फिर भी चलन की क्रिया प्राय भोजन, लेकिन चलन की क्रिया होती किसके लिए, भोजन ढूंढने के लिए। पेट भरेगा तभी तो सारे काम चलेंगे। अगला आश्रय, रहने के लिए जगह। पेट भर जाएगा तो विश्राम करने के लिए जगह चाहिए। साथी, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए उसको एक साथी की भी जरूरत है। अनुकूल प्रजनन स्थल, लेकिन ऐसी जगह भी चाहिए जहां पर वो प्रजनन कर सके, अपने अंडे बच्चे दे सके। अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं या परभक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। और अगर शत्रु उस जगह आ रहे हैं तो उसको ऐसी जगह भागना है या छिपना है, इसके लिए भी चलन की प्रक्रिया का क्या करता है, प्रयोग। तो इन सारी प्रक्रियाओं में चलन का क्या किया जाता है, प्रयोग। आगे देखें गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। और तीन प्रकार की गतियां मुख्य रूप से है यहाँ पर। पहली है अमीबी गति, पक्षमाभी गति और पेशीय गति। तीन गतियां हैं, अमीबी गति, पक्षमाभी सिलियरी मूवमेंट और पेशी गति मस्कुलर मूवमेंट। एक एक करके तीनों देखेंगे। पहला देख रहे हैं अमीबीय गति। अमीबीय गति मतलब अमीबा के अंदर पाए जाने वाली गति, ये अमीबा है। और यह है इसका कूटपाद। हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसी कोशिकाएं हैं अमीबा की तरह ही कार्य करती है, गति करती है सीडोपोडिया बना के। वो है मैक्रोपेजेस महाभक्षाणु और ल्यूकोसाइट श्वेताणु। रुधिर में अमीबी गति प्रदर्शित करते हैं, रक्त में जाते हैं और अमीबा की तरह अपने शत्रुओं को, पैथोजेंस को क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं। यह क्रिया जीवद्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कूटपाद बनाकर की जाती है। कूटपाद द्वारा ही तो, जैसे यहां पर आया ये सूक्ष्म जीव, इसको कहां ले जाएगा, ये अंदर कूटपाद बना के उसको अंदर निकल जाएगा, खा पी के पचा डालेगा उसको। कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबी गति में सहायता करते हैं। इन कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका के अंदर कुछ सूक्ष्म तंतु भी होते हैं इस प्रकार के।
और ये तंतु इन कूट पाद के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता, और इन गति में क्या करते हैं, सहायता। तो ये सूक्ष्म तंतु जो हैं ये भी अमीबी गति में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अमीबी गति कौन दर्शाता है, महाभक्षाणु मैक्रोफेजस और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी क्या दर्शाती है यहाँ पर, अमीबीय गति। चलो आगे चले हम यहाँ से। पक्षमाभिगति सिलियरी मूवमेंट, अधिकांश नलिकार अंगों में जो पक्षमाभ उपकला से आश्रित होते हैं पक्षमाभि गति होती है। इसके दो उदाहरण है, पहला उदाहरण है हमारे पास श्वास नली और दूसरा उदाहरण है हमारे पास मादा प्रजनन मार्ग अंडाणु का परिवहन और यहाँ पर श्वास नली। हम दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। श्वास नली में जो ट्रेकिया है उसके अंदर इस तरह के सीलिया होते थे जो आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को कहाँ फेंकता है, बाहर। तो गति जो होगी वो किसकी होगी, पक्षमाभीय गति। और मादा में यहां हमने देखा है फिलोपियन ट्यूब। इस फिलोपियन ट्यूब में यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है और फिर ये अंडाणु की जो गति है इस फिलोपियन ट्यूब में जो करवाता है वो कौन करवाते हैं, पक्षमाभि या सीलिया ही उसको मूवमेंट करवाते हैं। तो दो उदाहरण याद रखना है, श्वास नलिका ट्रेकिया का और दूसरा उदाहरण मादा जनन मार्ग या ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब में जो गति होती है पक्षमाभि गति है। अगला है कसाभिका गति। इसी पक्षमाभिका का एक जुड़वा भाई है कसाभिका फ्लैजेला। शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करती है। शुक्राणुओं की यह हमने संरचना देखी है, इसमें जो पूंछ है इस पूंछ को ही हम क्या बोलते हैं, कसाभिका। और ये कसाभिका के कारण ही गति करता है और शुक्राणु बहुत तेज दौड़ता है। स्पंज के नाल तंत्र में जल संचारण को बनाए रखना, और स्पंज पोरिफेरा संघ का सदस्य है और इसमें नाल तंत्र हमने देखा महत्वपूर्ण लक्षण था इसका। और स्पंज के नाल तंत्र में इस तरह से जो पानी प्रवेश करता है उस पानी को गति देते हैं ये सीलिया, जल की गति बढ़ाते हैं आगे, चप्पू जैसा काम करेंगे जैसे नाव को खेते हैं हम। युग्लिना जैसे प्रोटोजोआ चलन का कार्य करता है और ये युग्लिना जो है ये युग्लिना इसमें ये रहे हमारे फ्लैजेला कसाभिका और ये युग्लिना में कसाभिका गति का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो ये सारी कसाभिकी गति थी। तीन उदाहरण याद रखना आपको। अगला है पेशीय गति। पेशी गति तीन गतियों में देखें तो जो हमारे शरीर में पेशियां हैं जैसे पादों की गति, हाथ पैर ये जो गति कर रहे हैं, जबड़ों की गति ये जबड़ा जो हिल रहा है बोल रहा है, जी हाँ ये टंग बोल रही है बोलने में सहायता करे, आदि गति के लिए पेशी गति क्या है, आवश्यक। पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में सहायता करता है। पेशी का संकुचन और शिथिलन होना, इससे ही चलन हो पाता बहुकोशिकीय जीव और मनुष्य में। चलन के लिए पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। पेशी जो गति करती है उसके लिए दो चीजें चाहिए, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र सिग्नल देता है कि हाथ उठाना है कि गिराना, क्या करना है। कंकाल इस पेशी को बनाए रखता है क्योंकि तो कंकाल पे तो पेशी रखी हुई है और ये पेशी में संकुचन शिथिलन से गति हो पा रही है। तो तीन लोगों का महत्वपूर्ण रोल है चलन के लिए, पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र सिग्नल देता है, कंकाल सहारा देता है और पेशी ये गति करवाती हाथ की, और इन तीनों के कारण चलना होता है। पेशियों की बात करें, यहाँ पर हम मसल्स की बात कर रहे हैं, पेशियों की बात कर रहे हैं। तो पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। प्रजनन की प्रक्रिया हम देख चुके हैं, तीन जनन परत, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पेशी मेसोडर्मल ओरिजिन मध्य जन स्तर से इसका निर्माण होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। हमारे शरीर के भार का आधा भार तो पेशियों का ही है। इनके विशेष गुण होते हैं और पेशी का कुछ विशेष गुण है, पूछा जाता है। उत्तेजनशील है ये, पिन चुभाओ तुरंत हाथ हट जाएगा, गर्म लगा ठंडा लगा, उत्तेजनशील है। दूसरा संकुचनशील है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचनशील है, संकुचनशील है।
दूसरा प्रासार्य, फैल जाती है, प्रसार्य है। दूसरा प्रत्यास्था है, इसमें इलास्टिसिटी है, रबड़ की तरह खींचो वापस में आ जाती है, इलास्टिसिटी भी है। तो ये 4 लक्षण है, उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य और प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। ये 4 गुण है किसके? पेशियों के। तभी तो महत्वपूर्ण हो जाती है पेशी। पेशियों के भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया गया, जैसे स्थापना, रंग रूप और उनकी क्रिया की नियमन पद्धति। 3 के आधार पर इसका क्या किया गया है? वर्गीकरण पेशियों का। स्थापना कैसे बनी हुई है, रंग रूप कैसा आकार है इसका, और उनकी क्रिया की नियमन पद्धति कैसे कार्य करती है, उसके आधार पर 3 तरह की पेशियां हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं। यहां से भी एक बार देखेंगे, कंकाल, अंतरंग और हद। कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हद पेशी, तीनों को एक बार यहाँ देखने वाले हैं हम। इनको हम पढ़ चुके हैं, डायग्राम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। कंकाल पेशी, कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती है। कंकाल के निकट संपर्क में होती है, मतलब ये हड्डियों के ऊपर ढकने का काम करती है। बेड को गद्दा जैसे ढकता वैसे ही पेशियां ढकती है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखती है, देख रही है यहाँ पर, इस तरह की धारियां नजर आती है सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए, इसलिए इन्हें कहा जाता है रेखित पेशी, स्ट्रिप्ड मसल्स। क्योंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। ये हमारे ब्रेन के सीधे नियंत्रण में है, उन ब्रेन के कारण ही ये इच्छाओं पर नियंत्रित होती है, ब्रेन के कारण ही ये अपना काम करती है, इसी कारण इन्हें कहा जाता है ऐच्छिक पेशियां। ये मनुष्य के रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक है। आज मैं यहाँ मुड़ पा रहा हूँ, इधर हट पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, ये सब कंकाल पेशी का ही करिश्मा है। और इनमें ये केंद्रक होता है, ये यहाँ पर क्या रखा हुआ है? केंद्रक। ये बहुकेंद्रकीय होती है। अंतरंग पेशियां, अंतरंग पेशियां शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग आदि में भीतरी भित्ति में स्थित होती है। शरीर के अंदर के अंगों में ये उपस्थित होती है, इसलिए इसको अंतरंग पेशी कहा है। आरेखित है, इसमें कहीं रेखाएं नहीं दिख रही है आपको, और चिकनी दिखती है, रेखाएं नहीं होगी तो चिकनी होगी बिल्कुल, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? चिकनी पेशी या आरेखित पेशी, स्मूथ मसल या अनस्टेटेड मसल्स कहा है। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये ब्रेन से सीधा कंट्रोल नहीं होती है कि आपने खाना खाया और आप बोलोगे मैं डाइजेस्ट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा, अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्म गैमेट्स के अभिगमन परिवहन में भी सहायता करती है। पाचन मार्ग में भोजन को ले जाना, जनन मार्ग में अंडाणु शुक्राणुओं को ले जाना, ये सब अंतरंग पेशियों का ही काम है। ये एकल केंद्रकीय होती है, स्पिंडल शेप्ड है, इनका तर्करूपी आकार है। सब पढ़ चुके, इसलिए एक बार शॉर्ट में फिर से बताता जा रहा हूं मैं यहाँ। हद पेशियां, हृदय पेशियां, हद पेशियां हृदय की पेशियां विशेष स्पेशल है, इसमें दोनों का कॉम्बो है। संरचना में ये रेखित पेशी जैसी है और कार्य में ये आरेखित पेशी जैसी है। हद पेशी कोशिकाएं हद पेशी के गठन के लिए शारीरिक रचना में एकत्रित होती है। देखो यहाँ पर ये ब्रांच्ड है, ये स्ट्रेट नहीं कैसी है, ब्रांच्ड, शाखाओं में बटी हुई है। रंग रूप के आधार पर हद पेशियां रेखित होती है और आकार के आधार पर रेखित है, लेकिन अनैच्छिक स्वभाव की होती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र इन क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता, अनैच्छिक है, सीधे इच्छाओं पर निर्भर नहीं है, हार्ट बीट चलती रहती है, आप कितना ही सोचो करो कुछ होने वाला नहीं है। इनमें केंद्रक की संख्याएं एक होती है, एकल केंद्र की है, और इनमें यहाँ पर ये 2 कोशिकाएं जहां जुड़ती है उसे कहा जाता है इंटरकेलेटेड डिस्क। यहाँ पर संलग्न कोशिकाओं के बीच संधि स्थल है, जो एक साथ हृदय की पेशी को संकुचित करने में सहायता करता है। ये सब पढ़ चुके हैं हम। ये हमारा पेशी वाला टॉपिक अभी जो है 3 प्रकार की पेशियों वाला कंप्लीट हुआ। चलो अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा कंकाल पेशी की संरचना। 3 प्रकार की पेशियां देखी हमने, कंकाल पेशी,
अंतरंग पेशी और हद पेशी। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कंकाल पेशी की संरचना की बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं फेसिकल्स की बनी होती है, जो संयुक्त रूप से कोलेजन संयोजी ऊतक स्तर से घिरे रहती है, जिसे फेसिया कहते हैं। तो जो हमारे शरीर की प्रत्येक कंकाल की जो पेशी है वो कई पेशी बंडलों से बनी होती है। चलो आप समझ लेते हैं चित्र को। यहाँ पर ये हमारी पूरी पेशी की संरचना है, ये पूरी पेशी है, और इस पेशी में यहाँ पर फेसिकल्स या बंडल जो हैं, ये रहे बंडल हमारे पास, एक बंडल, दो बंडल, ऐसे हमारे पास कई सारे क्या है, बंडल है या फेसिकल्स है, जिससे ये पूरी की पूरी कंकाल पेशी बनी होती है। इन बंडलों से, ये रहा बंडल जिसको हमने क्या नाम दिया है, फेसिकल्स। पुलिका या फेसिकल्स बंडल, देखो यहाँ पुलिकाओं या फेसिकल्स की बनी होती है, जो संयुक्त रूप से कोलेजन संयोजी ऊतक स्तर से घिरे रहते हैं, जिसे संपुट या फेसिया कहते हैं। और ये बंडल आपस में जुड़े होते हैं एक कोलेजन संयोजी ऊतक स्तर, जिसको एक विशेष नाम दिया है, क्या नाम दिया है, संपट या फेसिया। चलो समझ लेते हैं क्या है संपट या फेसिया। ये देखो यहाँ पर एक बंडल, दूसरा बंडल, इनके बीच में ये जो जगह है, ये जो ऊतक वाली जगह है, इसी जगह को के अंदर भरा होता है फेसिया, कोलेजन संयोजी ऊतक। फेसिया या कोलेजन संयोजी ऊतक का काम क्या है, फेसिकल्स इन बंडलों को आपस में जोड़ना। वो काम किसका है, कोलेजन संयोजी ऊतक का, जिसको नाम दिया है फेसिया। चलो आगे चलें। इसमें प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। चलो इधर देख लें, ये फेसिकल्स या फेसिकल्स बंडल के अंदर ये कई सारे क्या है, यहाँ पर पेशी रेशे, यहाँ पर पेशी रेशे हैं, ये कई सारे पेशी रेशे हैं। और इन पेशी रेशों, ये कई सारे पेशी रेशे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसकी ही यहाँ पर बात की है, पेशी रेशे होते हैं। तो प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आश्रित होता है, जिसे सार्कोलेमा कहा जाता है। इसकी बात मैं थोड़ी सी आगे करूंगा। पेशी रेशा एक सिंसाइटियम है, क्योंकि पेशी द्रव्य सार्कोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेशी रेशे की। चलो इधर देख लेते चित्र से। ये रहा एक पेशी रेशा, इसको बाहर निकाल दिया है, ऐसे पेशी रेशे दिख रहे हैं आपको। और एक पेशी रेशे को यहाँ पर क्या बोला गया है, पेशी तंतु, पेशी रेशा या पेशी तंतु। और इसकी जो ये पेशी तंतु घिरा हुआ है जिस झिल्ली से, उसको नाम दिया है सार्कोलेमा। क्या नाम दे दिया है, सार्कोलेमा। एक तंतु को, पेशी तंतु को बाहर निकाल कर दिखाता हूं मैं। ये रहा पेशी तंतु जिसको मैंने बाहर निकाला है, ठीक है। इसमें यह रहा भरा हुआ द्रव्य। चलो ये इसकी बात करें तो ये झिल्ली होती है सार्कोलेमा। इन्होंने झिल्ली को क्या नाम दिया, पेशी तंतु को मैं एक को बाहर निकाल के लिया है, रोड को बाहर निकाल के ले आया। इसकी झिल्ली को क्या नाम दिया है, सार्कोलेमा। अंदर भरे हुए द्रव्य को बोला है सार्कोप्लाज्म। अंदर भरे हुए द्रव्य को क्या नाम दिया है, सार्कोप्लाज्म। और इसमें, इस सार्कोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर केंद्र कई सारे होंगे ऐसे। ये क्या रखे हुए हैं, केंद्रक। केंद्रक की संख्या कई सारी है, और इसीलिए हमने इसे सिंसाइटियम कहा है। ये है केंद्रक। सिंसाइटियम क्यों कहा, क्योंकि केंद्रक की संख्या एक से अधिक है यहाँ पर। चलो आगे कुछ कुछ बातें की गई है। अंतद्रव्य जालिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का भंडार ग्रह है।
इसके अंदर और है ये पेशी तंतु क्या है, रेशा क्या है, कोशिका है। और इसके अंदर इस तरह की है यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम दिया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रेटिकुलम जो है इनके अंदर भरे होते हैं, क्या भरे होते हैं, कैल्शियम, Ca+ आयन कैल्शियम का भंडार ग्रह है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम है यहाँ पर। पेशी रेशा मसल फाइबर एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है जिन्हें पेशी तंतु या मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, एक पेशी रेशे के अंदर समांतर क्रम में कई सारे क्या है, पेशी तंतु या मायोफाइब्रिल्स उपस्थित होते हैं। चलो इसको भी समझ लेते हैं। यहां पर ऐसे समांतर क्रम में इस कलर को ले ले, ब्लैक कलर को। यहाँ पर ऐसे समांतर क्रम में कई सारे क्या उपस्थित है, समांतर क्रम में जुड़े हुए, वो है यहाँ पर पेशी तंतु या मायोफाइब्रिल्स जिनको हम नाम देते हैं। वो किस क्रम में है, यहाँ पर इस समांतर क्रम में ऐसे जुड़े हुए हैं। ये सारी की सारी जो संरचनाएं अभी हमने देखी, ये सब की सब किसमें है, पेशी तंतु के अंदर की बात की गई है यहाँ पर। चलो आगे चलें, यदि हम इसके अंदर, तो प्रत्येक पेशी तंतु मायोफाइब्रिल्स में क्रमवार गहरे एवं हल्के पट्टे बैंड होते हैं। उसमें कहीं पर तो गहरा बैंड होगा और कहीं पर हल्का बैंड होगा। ऐसे हल्के बैंड होंगे, फिर गहरे बैंड होंगे। गहरे और हल्के ऐसे क्या होते हैं, बैंड। पेशी तंतु के विस्तृत अध्ययन ने यह स्थगित कर दिया है कि इनका रेखित रूप दो प्रमुख प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। मतलब यहाँ पर ये जो धारियां हमने देखी है, ये धारियां हल्की और गहरी पट्टियां हैं जो बनी होती है दो विशेष प्रकार के प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बनी होती है धारियां। हल्के बैंड में एक्टिन होता है, हल्का बैंड जो है इसको मैंने बात नाम दिया है एक्टिन। हल्का बैंड क्या है, एक्टिन, जिसे आई बैंड या एनिसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। यह है आई बैंड कहते हैं। जबकि गहरे बैंड को ए बैंड या एनिसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, जिसमें होता है मायोसिन। मतलब गहरे वाले में इसमें है मायोसिन, जिसको हमने एक नाम दिया है ए बैंड। मायोसिन वाले को कह दिया है ए बैंड और एक्टिन वाले को कह दिया है हमने आई बैंड। हल्का बैंड एक्टिन है, गहरा बैंड मायोसिन है। दोनों प्रोटीन छड़नुमा संरचनाओं में परस्पर समांतर पेशी तंतु के अनुदैर्ध्य अक्ष के भी समानांतर व्यवस्थित होते हैं। दोनों प्रोटीन छड़नुमा संरचनाओं में परस्पर समांतर पेशी तंतु के अनुदैर्ध्य अक्ष में, मतलब अगर ये पेशी तंतु है तो इसमें समांतर अनुदैर्ध्य इस तरह से जुड़े होंगे। पर ये होंगे कैसे, अनुदैर्ध्य अक्ष में क्रमशः पतले और मोटे तंतु समांतर व्यवस्थित होते हैं। समांतर क्रम में एक दूसरे के क्या रहेंगे, ये व्यवस्थित रहेंगे। ऐसे ही समांतर क्रम में होते हैं ये। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः पतले और मोटे तंतु कहते हैं। एक्टिन पतले हैं, मायोसिन मोटे हैं, इसलिए इनको मोटू पतलू भी कह सकते हैं, पतला और मोटा भी कह सकते हैं। इसके लिए यहाँ एक चित्र में बनाया है एनसीईआरटी ने, उसी को हम समझते हैं। देखो यहाँ पर यह पूरा है हमारा पेशी तंतु। इस पेशी तंतु के अंदर यह है हल्का बैंड, जिसको हम कह सकते हैं आई बैंड, और यह है गहरा बैंड, जिसको हम नाम दे सकते हैं ए बैंड। तो यहाँ पर गहरे और हल्के बैंड की पट्टियां दिख रही है आपको। अगर हम इन छड़ियों को देखें, यहाँ से ये छड़ियां देखी
और यहाँ से ये छड़ियां देखी, इन दोनों छड़ी को हम नाम देते हैं झेड रेखा, झेड लाइन नाम देते हैं। और इन दोनों झेड लाइन से ये जो हल्के जुड़े हुए हैं इनको हम नाम दे रहे हैं, ये है एक्टिन तंतु। और ये मोटा वाला ये वाला तंतु जो है ये क्या है, मायोसिन तंतु। तो ये मायोसिन तंतु है, ये एक्टिन तंतु है, ये झेड लाइन है। और यहीं पर बीच में जो लाइन दिखाई नहीं दे रही है इस तरह से, उसको हम नाम देते हैं एम लाइन। क्या नाम दे देते हैं, एम लाइन। ये यहाँ होगी इस तरह से, अगर ये ऐसा है एच क्षेत्र तो ये एम लाइन, यहाँ हम इसको बीच में नाम देते हैं। देखो ये वाला ए बैंड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए बैंड, यहाँ से यहाँ तक की आई बैंड, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए बैंड कहा है। ये सब इसमें गलत दिया है, यहाँ पर इसका चित्र थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर ये ए बैंड है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या नाम दिया है, आई बैंड। तो ये आई बैंड है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी क्या बोला गया है, आई बैंड। थोड़ा सा इसमें चित्र गलत दिया है एनसीईआरटी का, ये वाला हिंदी वाले में गड़बड़ है, इंग्लिश वाला चित्र बिल्कुल सही है। तो ए बैंड जो है वो किसका है, थोड़ा सा मैं इधर एक चित्र बना दूं ताकि चीजें आपको स्पष्ट हो जाए। ये है हमारी एम लाइन, इस एम लाइन से जुड़ा हुआ है हमारा मायोसिन तंतु, ये मायोसिन तंतु जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके समीप बना लेता हूं मैं झेड लाइन। ये है झेड लाइन, दो झेड लाइन बना दी मैंने। और इस झेड लाइन से जुड़ा हुआ है ये पतला तंतु है जिसको हम नाम देते हैं एक्टिन। ये पतला तंतु जिसको नाम दिया है एक्टिन। ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये दोनों है झेड लाइन, ये भी यहाँ की क्या है, झेड लाइन। ये एम लाइन, ये तंतु हमारा एक्टिन तंतु। ठीक है, अब हम इनको नाम दे रहे हैं। अब मैं जैसे नाम दे रहा हूं यहाँ पर कि ये जो लाइन है, ये जो एक मायोसिन तंतु के पूरी लंबाई को हमने क्या नाम दिया है, ए बैंड नाम दिया है। एक्टिन तंतु की लंबाई को क्या नाम दिया है, आई बैंड नाम दिया है। इधर भी एक्टिन तंतु की लंबाई को क्या नाम दिया है, आई बैंड नाम दिया है। एक्टिन तंतु जुड़ा है झेड लाइन से, इधर भी झेड लाइन से। मायोसिन तंतु जुड़ा हुआ है एम लाइन से। दो एक्टिन तंतु के बीच की जो दूरी है उसे एच क्षेत्र या एच जोन कहा गया है। और दो झेड लाइन के बीच की दूरी को हमने क्या नाम दे दिया है, सार्कोमियर। तो पेशी संकुचन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई किसको नाम दिया है, सार्कोमियर। फेमस प्रश्न है ये। तो यहाँ से हमने ये हल्की और गहरी पट्टी का चित्र एनसीईआरटी निकालकर आपके सामने पेश किया है। इसी को हम भाषा के रूप में इधर समझते हैं। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है जिसे झेड रेखा कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि ये जो हमारा आई बैंड है इसी को काटने वाली रेखा है झेड लाइन। पतले तंतु झेड रेखा से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं और ये पतले तंतु एक्टिन तंतु दृढ़ता से झेड रेखा से जुड़े हुए हैं। झेड रेखा एक प्रत्यास्थ रेखा है, मतलब इसमें खींचतान की व्यवस्था है। अभी हम देखेंगे आगे पेशी संकुचन में इस खींचतान की व्यवस्था की आवश्यकता लगेगी। ए बैंड के मोटे तंतु ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशेदार झिल्ली, अब यहाँ पर एक पतली हो रेशेदार झिल्ली ए बैंड के मध्य में है जिसे एम रेखा कहा है। अभी मैंने बात की थी यहाँ पर, ये एम रेखा जिससे मायोसिन जुड़ा है, ये झेड रेखा जिससे एक्टिन जुड़ा हुआ है। यही सारी बातें भाषा के रूप में चल रही है। कहते हैं द्वारा जुड़े होते हैं। पेशी तंतुओं की पूरी लंबाई में ए और आई बैंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक आई बैंड तो एक ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, ऐसे पूरे तंतु में वो फैले होते हैं क्रम व्यवस्था में। दो अनुक्रमित झेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी तंतु का भाग एक संकुचन की कार्यात्मक इकाई बनाता है जिसे सार्कोमियर कहते हैं। अभी मैंने बताया
कार्यात्मक इकाई पेशी संकुचन की कौन है? सार्कोमियर। विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर आच्छादित होते हैं। विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के आगे भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर आच्छादित होते हैं। देखो यहाँ पर ये चित्र में समझ में आ जाएगा। यहाँ ये चित्र इतना व्यवस्थित नहीं है जितना होना चाहिए था। ये जो एक्टिन तंतु के सिरे हैं वो यहाँ इस तरह से हो जाते हैं, मायोसिन तंतु को आच्छादित करते हैं। सिरे सिरे मध्य तक नहीं जाते, केवल सिरे सिरे उसको क्या करते हैं? आच्छादित करते हैं। या इधर से समझो, यहाँ पर ये विश्राम अवस्था की अवस्था है। ये सिरे ढक लेते हैं, सिरों पर भाग को, मायोसिन के भाग को ढकते हैं एक्टिन के सिरे। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से आच्छादित नहीं होता है एच क्षेत्र कहलाता है। और जो आच्छादित नहीं होता है, ये वाला भाग तो मायोसिन का आच्छादित हो गया है, किससे? एक्टिन से। ये वाला भाग भी आच्छादित हो गया, किससे? एक्टिन से। लेकिन ये बीच वाला भाग मायोसिन का जो आच्छादित नहीं होता है, इसी को नाम दिया है एच जोन या एच क्षेत्र इसको कहा है। अब हम बात करते हैं संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। दो है हमारे पास संकुचनशील प्रोटीन, एक है एक्टिन तंतु पतले तंतु, और दूसरा है मायोसिन तंतु मोटे तंतु। और ये दोनों का ही तो खेल है इस पूरी पेशी संकुचन में। तो अब हम एक्टिन और मायोसिन के कारण ही तो हमने देखा संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बनाते हैं पेशी संकुचन की। एक एक करके समझते हैं। पहले एक्टिन या पतले तंतु की बात करें। प्रत्येक एक्टिन पतले तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित दो एफ तंतुमय एक्टिनों का बना होता है। सर्पिलाकार दो है, सांप जैसे एक दूसरे में। देखो यहाँ पर ये रहे दो, जिन्हें हम नाम देते हैं एफ एक्टिन। ये वाले दो, ये गेंद गेंद जैसे दिख रहे हैं, यही दो सर्पिलाकार में घूमे हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? एफ एक्टिन तंतु। ये प्रोटीन है। यहाँ पर दो एफ एक्टिन होंगे, यहाँ पर संख्या भी याद रखना है। प्रत्येक एफ एक्टिन जी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक है। ये एफ एक्टिन बहुलक है, जिसकी एकलक इकाई है ये वाली जी एक्टिन। एक मोती यहाँ की एकलक इकाई है, और ये पूरा बहुलक है एफ एक्टिन। ठीक है। एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में जाते हैं। देखो यहाँ पर ये जा रहा पूरी लंबाई में, ये जा रहा पूरी लंबाई में, ये इधर से जा रहा है। तो इस तरह से दो उन्हीं के समांतर क्रम में चलते हुए दो विशेष प्रोटीन है, जिन्हें नाम दिया है ट्रोपोमायोसिन। ये रहा ट्रोपोमायोसिन, दो प्रोटीन है। संख्या में इसकी भी कितनी होंगी? दो। एफ एक्टिन दो, ट्रोपोमायोसिन दो। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन, एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन, ये रहा यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर ट्रोपोनिन प्रोटीन। प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती है। नियत अंतराल यहाँ पर देखो, एक ये मिला, दूसरा यहाँ, तीसरा ये। नियत अंतराल पर ये क्या होता है? पाया जाता है। तो किस पर पाया जाएगा? ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतराल पर। ये मिलेगा किस पर? ट्रोपोमायोसिन पर, इसलिए इसका नाम ही ट्रोपोनिन रखा है। नियत अंतराल पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है, ये पाया जाता है। क्या काम है इसका? विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढक कर रखती है। इसका मतलब इस एक्टिन से आकर जुड़ेगा कौन? मायोसिन। पर जहां जुड़ेगा वहां की सतह को ये ढक लेता है कौन? किस अवस्था में? विश्राम की अवस्था में, जब पेशी संकुचन नहीं हो रहा है, तब ये ट्रोपोनिन उस स्थान को क्या कर लेता है? ढक लेता है। तो ये ट्रोपोनिन जो है ये ढक कर रखता है ताकि मायोसिन आकर जुड़े नहीं। यही एक्टिन पतला तंतु है, जिसमें तीन प्रोटीन है, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। चलो आगे चलें। मायोसिन मोटे तंतु।
प्रत्येक मायोसिन मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है। तो ये मायोसिन एकलक प्रोटीन नहीं है, कैसा है, ये बहुलक प्रोटीन है। कई एकलक प्रोटीन जिसे मेरोमायोसिन कहा है, ये वाला चित्र जो है वो मेरोमायोसिन का है। क्यों है मेरोमायोसिन? क्योंकि ये एकलक इकाई है। जैसे यहाँ पर अगर हम बनाए, मान लो ये है मायोसिन तंतु, तो इस पर इस तरह से लगे हुए हैं निश्चित अंतराल पर मेरोमायोसिन, एकलक इकाई, और उसी में से एक को मैंने निकाल कर यहाँ दिखाया है एनसीईआरटी ने। मेरोमायोसिन कहते हैं एक मोटा तंतु बनाती है। मेरोमायोसिन एकलक इकाई है, क्या बनाएगी, एक मोटा तंतु का निर्माण करती है। प्रत्येक मेरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग है, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ। एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा पूंछ, दो भाग है, ये वाला क्रॉस भुजा और ये वाला भाग है जिसको का नाम दिया है पूंछ। कितने भाग है इसके? दो महत्वपूर्ण भाग है इसके, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ। ये छोटी भुजा, ये गोलाकार, ये वाला भाग है सिर और ये भाग है छोटी भुजा, जिसको नाम दिया है क्रॉस भुजा, इन दोनों को मिलाकर, ये और एक पूंछ। तो इसके कितने भाग हुए? दो। एक भाग है सिर तथा छोटी भुजा और दूसरा भाग है पूंछ। इन दोनों से मिलकर बना हुआ है कौन? मेरोमायोसिन। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, सिर को भारी मेरोमायोसिन और पूंछ को हल्का मेरोमायोसिन कहते हैं। सिर को भारी मेरोमायोसिन और पूंछ को हल्का, क्योंकि वो हल्का ही दिख रहा है और ये भारी दिख रहा है। हेवी मेरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर एवं छोटी भुजा एक नियत दूरी तथा नियत कोण पर तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं, जिसे क्रॉस भुजा क्रॉस आर्म कहते हैं। ये नियत दूरी पर, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, और नियत कोण पर ये कहाँ जाते हैं? बाहर निकले होते हैं। और जब बाहर निकले होते हैं तो इन्हें क्या नाम दिया है? क्रॉस भुजा, क्योंकि क्या कर गए? क्रॉस करके बाहर निकल गए हैं। मायोसिन तंतु से कहाँ निकल गए हैं? बाहर। पूंछ निकली कि सिर? सिर और छोटी भुजा निकले हैं, पूंछ बाहर नहीं गई है। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएज एंजाइम, जिसमें एटीपी के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। देखो यहाँ पर ये एटीपी योजित स्थान है यहाँ पर, और यहाँ एक्टिन योजित स्थान होते हैं सिर पर। तो सिर पर होगा जहां पर एक्टिन जुड़ेगा मायोसिन से, वो भाग भी है। जहां पर ऊर्जा के लिए एटीपी जुड़ेगा, वो भाग भी है। और सिर में एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जिसका नाम है एटीपीएस। ये एटीपीएस एंजाइम भी कहाँ उपस्थित है? सिर में ही क्या है? उपस्थित है। चलो, अब हम ये दो एक्टिन और मायोसिन तंतु तो समझ लिए हैं। अब इनसे संबंधित अगला हम समझने वाले हैं पेशी संकुचन की क्रियाविधि। कैसे ये पेशी का संकुचन होता है, और हम जानते हैं पेशी की क्रियात्मक इकाई जो है हमारे पास, वो है सार्कोमियर। तो उस सार्कोमियर की अब क्रियाविधि हम देखने वाले हैं यहाँ पर। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पी तंतु सिद्धांत, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। पेशी संकुचन के लिए सबसे फेमस सिद्धांत ही हमारा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या है इस थ्योरी में? इस थ्योरी में जो मायोसिन तंतु है और ये पतला तंतु एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु पर फिसलता है, स्लाइड करता है, फिसलता है। कौन फिसलता है? एक्टिन तंतु। कौन स्थिर रहता है? मायोसिन स्थिर, और एक्टिन तंतु इस पर फिसलता रहता है। इसीलिए इस मैकेनिज्म, इस क्रियाविधि का नाम रखा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसके अनुसार पेशीय रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। पतला तंतु एक्टिन, मोटे तंतु मायोसिन पर सरकता है, मतलब फिसलता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। क्योंकि ये हाथ उठाना है तो सिग्नल कहाँ से जाएगा? ब्रेन से। ब्रेन सिग्नल देगा इस हाथ को कि इस हाथ को क्या करना है? उठाना है। तो ये जो उठाने का सिग्नल है, ये कहाँ से निर्मित होगा? सीएनएस, ब्रेन से निर्मित होगा। एक
प्रेरक न्यूरॉन इससे जुड़े पेशीय रेशे के साथ मिलकर प्रेरक इकाई का गठन करता है। प्रेरक तंत्रिका और पेशीय रेशे के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संघ या प्रेरक अंत्यस्थ पट्टिका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट्स कहते हैं। ये क्या हो रहा है, इसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट आपको समझा दूं। यहां से ये है हमारा ब्रेन, और ब्रेन से निकलने वाली यह तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका जो है मोटर न्यूरॉन्स जो है ये सिग्नल को लेकर आएगा इधर एंड प्लेट्स पर, ये एंड प्लेट्स, और यहां पर लगी हुई है हमारी पेशी, ये है हमारी पेशी, ये है पेशी। इस पेशी पर ये आया हमारा न्यूरॉन्स जो आया है, ये ब्रेन से, ये सीएनएस से सिग्नल लाया। कहां से सिग्नल आया है? सीएनएस से। सीएनएस से पेशी संकुचन का सिग्नल आया, और इसका सिग्नल आया है कहां पर? पेशी की, ये है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा झिल्ली पर ये इसकी एंड बटन आकर क्या हो गई है? जुड़ गई है यहाँ ये, और इनने बनाया एक संधि, पेशी और तंत्रिका, तंत्र के बीच में संधि बनी जिसको नाम दिया जाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या नाम दिया है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। नर्व्स का पेशी के साथ जंक्शन हो गया है, संधि हो गई है। कहां पर संधि हुई है? सार्कोलेमा पर। ये सारी बात अभी तक बताई गई है। चलो आगे चलें। इस संगम पर एक तंत्रिका संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी एसिटाइल कोलिन मुक्त होता है, जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। चलो देख लेते हैं। हम जानते हैं कि नर्व्स इंपल्स जब आती है तो वो जो आवेग आता है वो आवेग यहाँ आकर छूट जाएगा, और उस आवेग के प्रभाव में जहां पर एंड प्लेट्स होती है वहां पर हम जानते हैं एक एक न्यूरोट्रांसमीटर स्त्रावित होता है, और यहाँ का न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। यहाँ का न्यूरोट्रांसमीटर क्या नाम दिया है? एसिटाइल कोलिन। जैसे ये एसिटाइल कोलिन स्त्रावित होगा, किस पर स्त्रावित होगा? सार्कोलेमा पर। सार्कोलेमा पर एक विभवांतर उत्पन्न करेगा जिसे नाम दिया जाता है क्रिया विभवांतर, और ये क्रिया विभवांतर उत्पन्न किस पर होगा? सार्कोलेमा पर। ये यहां तक की बात बताई है। यह समस्त पेशी रेशे पर फैल जाता है जिससे सार्कोलेमा में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। अब ये जो यहां पर तो उत्पन्न हुआ वो एक्शन पोटेंशियल, लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल पूरी की पूरी पेशी पर फैल जाएगा, और इसके प्रभाव में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम आयन का क्या कर देती है? स्त्रावण। इस एक्शन पोटेंशियल के प्रभाव में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भंडारण या भंडार ग्रह है किसका? कैल्शियम का, और ये कैल्शियम स्त्रावित होंगे और कहा जाएंगे? सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म मतलब द्रव्य में स्त्रावित हो जाएंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों मायोसिन के लिए खोल देता है, और हम जानते हैं यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं एक्टिन और मायोसिन तंतु इस तरह से, और जैसे ये कैल्शियम का स्तर यहाँ बढ़ेगा, ये कैल्शियम जाकर ट्रोपोनिन, एक्टिन पर जो ट्रोपोनिन है उससे जाकर कौन जुड़ जाएगा? कैल्शियम। और जैसे ये जुड़ेगा, ये ट्रोपोनिन जो एक्टिन की मायोसिन से जुड़ने वाली इकाई को, उस स्थान को ढकता था, वो पर्दा खुल जाएगा, और जैसे पर्दा खुलेगा अब क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थान के साथ क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं,
और जैसे ही वो साइट खुली एक्टिन की, मायोसिन ऊर्जा लेता है, कहां से लेगा? एटीपी से। एटीपी बदल जाती है एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस ऊर्जा में। और ये काम होता है किस एंजाइम की उपस्थिति में? एटीपी एज एंजाइम की उपस्थिति में। ये मायोसिन के पास है और इससे क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। और वो ऊर्जा की मदद से वो जाकर किससे जुड़ने लग जाएगा? मायोसिन एक्टिन से जाकर जुड़ जाएगा। ये पूरी क्रियाविधि चल रही है। अब कैसे घटना होगी आगे के लिए, यहाँ पर एक डायग्राम आया है कि आगे क्या होगा। यहाँ पर समझते आगे क्या होगा। जैसे ही यहां पर इस जगह आकर कौन जुड़ेगा? एटीपी। इस हेड से आकर कौन जुड़ेगा? एटीपी, क्योंकि कैल्शियम जुड़ चुका है। और जैसे ही कैल्शियम आयन जुड़ेगा, यहाँ साइट खुल चुकी है एक्टिन की। ये ऊपर वाला एक्टिन, नीचे वाला मायोसिन है। तो एक्टिन पर वो पर्दा खुल चुका है मायोसिन जुड़ने वाला। तो एटीपी के हेड में, सॉरी, मायोसिन के, मेरोमायोसिन के हेड में एटीपी जुड़ने की जगह थी, एटीपी बाइंडिंग साइट थी, वहां एटीपी जाकर जुड़ेगा। और जैसे ही ये एटीपी जुड़ेगा, ये दो भागों में बढ़ जाएगा, फॉस्फेट और एडीपी, क्योंकि यहाँ पर एटीपी टूट जाएगा और क्या मुक्त होगी? ऊर्जा। यहाँ पर ये घटना घटेगी। फिर यहाँ पर इस मायोसिन हेड का सीधा जाकर किससे जुड़ जाएगा? एक्टिन से, क्योंकि यहाँ मिल गई है ऊर्जा। और जैसे ये मायोसिन एक्टिन से जुड़ेगा, यहाँ क्या बन जाएगा? क्रॉस सेतु। क्रॉस सेतु का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बनना। यहाँ देखना, ये एक्टिन है यहाँ पर अभी। अब ये ऊर्जा से क्रॉस सेतु जो बना है, मायोसिन इसको धकेलेगा अंदर की तरफ। ये यहाँ पर लगी हुई है, ये है एम लाइन। क्या है? एम लाइन। तो ये मायोसिन तंतु एक्टिन को किसकी तरफ धकेलेगा? एम लाइन की तरफ धकेलेगा। चलो यहाँ धकेल के देख लेते। देखो, ये इतना धकेल दिया इसने, यहाँ था, यहाँ आ गया। इतना एक्टिन को क्या कर दिया? धकेल दिया। किसकी तरफ धकेला है ये? तो ये एम लाइन की तरफ धकेल दिया। और इस धकेलने में फॉस्फेट और एडीपी क्या हो जाएंगे? बाहर फेंका जाएंगे। धकेलने में फॉस्फेट और एडीपी क्या निकल जाएंगे? बाहर। और इसको कहा जाता है सर्पण या घूर्णन। रोटेट हो रहा है, फिसल रहा है। कौन फिसल रहा है? एक्टिन फिसल रहा है मायोसिन तंतु पर। इसके बाद क्रॉस सेतु तभी टूटेगा जब नया एटीपी आकर कहाँ जुड़ेगा? इस जगह पर, क्योंकि यहाँ एडीपी और फॉस्फेट निकल गए, ये जगह खाली हो गई। जैसे एटीपी जुड़ेगा, ये इन दोनों का बीच का जो सेतु बना हुआ था, वो सेतु क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्रॉस सेतु तभी टूटेगा जब एटीपी जुड़ेगा, और फिर से चक्र चालू हो जाएगा। इस तरह से चक्र चलता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है उसको हम समझते हैं इधर। इस बंध से जुड़े हुए एक्टिन तंतु ए बैंड के केंद्र की तरफ खींचते और इन एक्टिन से जुड़ी हुई झेड रेखा भी अंदर की तरफ खींच जाती है, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता अर्थात संकुचन हो जाता है। इस डायग्राम से थोड़ा समझेंगे तो और चीजें स्पष्ट होगी। यह है एम लाइन, ये भी है एम लाइन, ये भी है एम लाइन, ये भी है एम लाइन। तो ये जो झेड रेखा है, ये जब एक्टिन इधर आया एम लाइन की तरफ, इधर का एक्टिन इधर एम लाइन की तरफ आया, तो ये झेड रेखा भी इधर खिंचाई, ये झेड रेखा भी इधर खिंचाई। किसकी तरफ खिंचाई? एम रेखा की तरफ। और इन दोनों की तरफ खींचने से दोनों झेड लाइन की तरफ आ रही है, छोटा हो रहा है। मतलब झेड झेड के बीच का ये जो है सार्कोमियर दिख रहा है। यहाँ पर सार्कोमियर की जो लंबाई है, वो लंबाई क्या होती जा रही है? कम। और इसी को हमने नाम दिया है क्या? संकुचित। ये पेशी का क्या हो गया है? संकुचन। ऊपर के चरणों से स्पष्ट है कि पेशी का छोटे होते समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंड की लंबाई कम हो जाती, जबकि ए बैंड की लंबाई ज्यों की तो बनी रहती है। एटीपी और फॉस्फेट मुक्त आकार मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है, और एक नए एटीपी के बनने से क्रॉस सेतु टूट जाता है। और नया एटीपी बनेगा तभी क्रॉस सेतु टूटेगा। यही बात बता रही है। अब यहाँ एक फेमस प्रश्न आता है कि किसकी लंबाई घटी, किसकी बढ़ी। तो देखो यहाँ पर ये आई बैंड जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ इतना है आई बैंड, और यहाँ इतना रहेगा सिमट के। तो आई बैंड की लंबाई कम हो गई। ए बैंड की लंबाई में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता।
ए बैंड उतना का उतना ही रहता है, आई बैंड छोटा हो जाता है। सार्कोमियर की लंबाई जो थी उसमें भी क्या आ गई है, यहां से यहाँ आने में कमी आ गई है। आई बैंड की लंबाई कम हुई, सार्कोमियर की लंबाई कम हुई। ये देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को एच क्षेत्र कहा, ये एच क्षेत्र की भी दूरी क्या हो गई है, कम। तो सब घट गया है, केवल छोड़कर किसको, ए बैंड। ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। आई बैंड, एच क्षेत्र और सार्कोमियर की लंबाई क्या हो जाती है, कम। ये यहाँ पूरा पॉइंट ये बताया गया है। अब चलते हैं आगे। मायोसिन शीर्ष एटीपी को अवघटित कर पेशी की ओर संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका आवेगों के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम के अवशोषण से एक्टिन स्तर पुनः ढक जाते हैं। तो जब तक सिग्नल जाएगा कि संकुचन करना तब तक चलता रहेगा, जब इसको पेशी को रिलैक्स करना है उस समय सीएनएस से सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, तो तुरंत सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को अपनी तरफ क्या कर लेगी, खींच लेगी और उनका भंडारण कर लेगी, और वही ट्रोपोनिन जो ढकता है एक्टिन को ढक लेगा, तुरंत मायोसिन टूट जाएगा क्रॉस। इसके फलस्वरूप झेड रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती है, अर्थात शिथिलन हो जाता है। अभी संकुचन था, अब क्या हो गया है, शिथिलन। विभिन्न पेशियों में रेशे की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो सकता है, और रेशे की प्रतिक्रिया अवधि अलग अलग पेशियों में अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवायवीय विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिससे थकान या श्रांति होती है। अगर बार बार आप डंबल उठाओगे तो हाथ में लैक्टिक अम्ल का जमाव होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन का अवायवीय शोषण शुरू हो जाएगा। इससे लैक्टिक अम्ल बनेगा और पेशियों में जमाव शुरू हो जाएगा। इससे आपके हाथ में थकावट आएगी, फिर हाथ उठना बंद हो जाएगा, यही बस चलेगा यहाँ पर। अब पेशियां दो प्रकार की होती है। पेशियां कितने प्रकार की है, दो। पहली है लाल पेशी और दूसरी है सफेद पेशी। पहले लाल देख लेते हैं। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का एक मायोग्लोबिन वर्णक है। यहाँ पर लाल रंग का मायोग्लोबिन वर्णक है लाल पेशियों में, और इसी के कारण इनका रंग क्या है, लाल। पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे लाल रंग दिखता है। मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इन पेशियों का रंग कैसा है, लाल। ऐसी पेशियों को लाल पेशियां कहते हैं। ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती है, और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक है, मायोग्लोबिन की संख्या अधिक है। एटीपी के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया शोषण करता है और शोषण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह ऊर्जा मुक्त का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। इसलिए इन पेशियों को वायवीय पेशियां भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें वायवीय शोषण चलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा वायवीय शोषण यहाँ करेगी लाल पेशियां। आगे देखें सफेद पेशियां। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे वे हल्के रंग की अथवा श्वेत प्रतीत होती है। इनमें मायोग्लोबिन की मात्रा कम है, इसलिए इनका रंग लाल की जगह कैसा दिखता है, सफेद। सब श्वेत पेशियां हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अल्पसंख्यक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं, लेकिन पेशी द्रव्य जाली का अत्यधिक मात्रा में होती है, ER अधिक मात्रा में होती है, लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है। इसीलिए क्या करती है, अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है। तो हमारे शरीर में वायवीय श्वसन भी होता है और अवायवीय भी। वायवीय होगा लाल पेशी में और अवायवीय होगा सफेद पेशियों में। चलो आगे चलें। तो हमारे पास आता है अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। ये हड्डी के ढांचे की बात करेंगे हम। कंकाल में अस्थियां एक ढांचा और उपास्थियां होती है। हमारे कंकाल तंत्र में दो चीजें होती है, अस्थियां हड्डी और उपास्थियां कार्टिलेज होते हैं। शरीर की गति इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जो शरीर की जितनी भी गति हो रही है वो इसी कंकाल तंत्र के कारण संभव है। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है, और ऊतक में हम पढ़ चुके हैं, ये विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं।
और मैट्रिक्स में कैल्शियम लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती है, जबकि कॉन्ड्रोटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य प्लेएबल बनाते हैं। अस्थि कठोर होती है क्योंकि कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, और उपास्थि में कॉन्ड्रोटिन लवण होता है, इसलिए उपास्थियों का मैट्रिक्स प्लेएबल होता है। मतलब इसको थोड़ा बहुत मोड़ सकते हैं, जैसे नाक की टीप, कान, इन जगहों पर वो क्या उपस्थित है, उपास्थि, लेकिन हड्डियों को नहीं मोड़ा जा सकता। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। मनुष्य के अंदर पाई गई है कुल हड्डियां कितनी, 206। हम 206 हड्डियां लिए चल रहे हैं, और इसमें मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। ये है अक्षीय कंकाल जो अक्ष पर है, और ये हाथ और पैर जो है ये कहाँ आएंगे, उपांगीय कंकाल में। दो तरह के पढ़ना है हमको, अक्षीय कंकाल ये वाला, और उपांगीय कंकाल हाथ पैर और मेखला, श्रोणी और अंश मेखला। तो अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है, हमको कुल हिसाब देना है 206 का, तो 206 में से -80 कर दिया तो 126, तो 126 जो है, फिर वो बची हुई कहाँ की होगी, उपांगीय। उपांगीय कंकाल में 106 अस्थि है, और अक्षीय कंकाल में 80 हम यहाँ देख ही रहे हैं। शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। इसमें किस किस को रखा है, करोटी, खोपड़ी, मेरुदंड, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम, उरोस्थि और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती है। रिब्स हमारे अक्षीय कंकाल का गठन करते हैं। तो करोटी, खोपड़ी, मेरुदंड, उरोस्थि और पसलियां, चार चीजें हमको पढ़ना है यहाँ पर। कुल हड्डियों का हिसाब किताब लगाना है, कितनी हड्डियां हैं हमारे पास, 206 में से 80 हमारी अक्षीय कंकाल की है। यहां पर चलते हैं, सबसे पहले अक्षीय कंकाल में करोटी, खोपड़ी। करोटी अस्थियों के दो समुच्चय, दो भागों में बांटा है इस खोपड़ी को। पहला भाग है हमारा कपालीय या क्रेनियम, ये वाला भाग क्रेनियम। दूसरा है आननी फेसियल, ये चेहरे वाला, ये चेहरे वाला सौंदर्य वाला, और एक ये वाला कपालीय, जिनका योग है 22। मतलब करोटी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है, 22। 22 में कपालीय आती है और फेसियल आती है। कपालीय अस्थियों की संख्या है 8, मतलब 22 में 8 धन 8 संख्या है क्रेनियम की, और आननी की जो संख्या है वो यहां से ली हमने 14, 14 यहां से इसकी संख्या है। तो क्रेनियम में कितनी अस्थियां है, 8, और फेसियल में कितनी है, 14। तो यहां पर मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण कपाल को बनाती है। यही तो हमारा ब्रेन रखा हुआ, और इसका निर्माण ये कपालीय, करोटी में कपालीय क्रेनियम निर्माण करता है, कठोर रक्षक करता है हमारे मस्तिष्क के सबसे डेलिकेट और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आननी भाग में 14 कंकालीय स्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं जो करोटी के सामने का भाग बनाते हैं, और ये करोटी मतलब खोपड़ी के सामने वाला जो भाग है वो कौन बनाएंगे, फेशियल बनाएंगे। थोड़ा सा इन पर एक नजर डाल लें हम चित्र से, ये चित्र दिया यहाँ पर। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला पूरा भाग किसका है, करोटी में क्रेनियम का है, और इधर वाले जो भाग आते हैं वो कौन आते हैं, फेशियल, जिसमें देखो फ्रंटल अस्थि है, पेराइटल अस्थि है, टेम्पोरल अस्थि है यहाँ वाली, ये पेराइटल है, ये फ्रंटल है, ये पीछे ऑक्सीपिटल है, यहाँ पर ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल बनाया गया है। फिर इधर देखें तो स्पिनॉइड अस्थि है यहाँ पर ये वाली, जिसमें सिलाटसिका गुहा के अंदर हमारी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इथमोइड अस्थि यहाँ पर है, लेक्राइमल अस्थि यहाँ है, नेजल अस्थि नाक की यहाँ है, ये वाली जाइगोमेटिक अस्थि है। ऊपरी जबड़ा जिसको हमने नाम दिया है मैक्सिला, और ये लोअर जबड़ा जिसको नाम दिया है मैंडिबल, और ये एक यू आकार की अस्थि है जिसको नाम दिया है हायाड अस्थि, जिससे हमारी टंग या जिह्वा जुड़ी होती है। तो ये पूरी खोपड़ी की संरचना है यहाँ पर।
आपको हर एक के नाम याद रखना कहाँ पर क्या है। ये फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल कोंडाइल ये वाला भाग है। ये वाला भाग स्पिनॉइड है, इथमॉइड, लेक्राइमल, इधर नेजल अस्थि, इधर मैक्सिला, इधर मैंडिबल, ये सब भाग है यहाँ पर। यू आकार की एकल अस्थि हायड अस्थि, मैंने बताया अभी, यू आकार की हायड अस्थि मुख गुहा के नीचे स्थित होती है, जो भी करोटी में ही सन्निहित है। करोटी में ही इसको सन्निहित मानते हैं, लेकिन अब एनसीईआरटी ने बदल दिया है, अब इसको करोटी में सन्निहित नहीं किया गया है। ये यहाँ पर अब पॉइंट इसी साल का लेटेस्ट जो पॉइंट आया उसमें इसको सम्मिलित नहीं किया है, ध्यान रखना है यहाँ पर। प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती है, और कान जो है उसमें 3 अस्थियां है, मेलियस, इनकस, स्टेपियस। मिस से हम याद रख सकते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपियस। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहा जाता है। तो सामूहिक रूप से इन्हें क्या नाम दिया है, कर्ण अस्थि कहा गया है। कान की अस्थियां मेलियस, इनकस, स्टेपिस। सबसे छोटी अस्थि है स्टेपियस, इससे छोटी अस्थि कोई सी भी नहीं है यहाँ पर। करोटी भाग कशेरु दंड के अग्र भाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थियों ऑक्सीपिटल कोंडाइल की सहायता से संधि योजन करता है। द्विकंदीय करोटी या डाइकोंडाइलिक स्कल है हमारा। मनुष्य का स्कल कैसा है, डाइकोंडाइलिक। क्या मतलब है, फिर से समझते हैं यहाँ पर। करोटी भाग कशेरुदंड, ये हमारी खोपड़ी जो वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई है, कशेरुदंड के अग्र भाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थिकंदों ऑक्सीपिटल कोंडाइल की सहायता से, 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल की सहायता से जुड़ी होती है वर्टिबल कॉलम से। कौन, करोटी या खोपड़ी, और इसलिए हमारा स्कल कैसा है, डाइकोंडाइल। चलो ये तो हमने समझ लिया यहाँ पर। अब चलते हैं अगला भाग अक्षीय कंकाल का, वो है कशेरुदंड, वर्टिबल कॉलम। हमारा कशेरुदंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। 16 वर्टिब्री है हमारे पास कशेरुदंड में, सॉरी 26 है यहाँ पर टोटल। और इसका एक फार्मूला हम यहां से निर्मित करते हैं, C7 T12 C7 T12 L यहां पर 5 और सेक्रम यहां पर 1 और कोकिक्स यहां पर 1। टोटल करो सबका मिलाकर तो एक फार्मूला बन गया C7 T12 L5 C1 S1 C1, हमारे पास फार्मूला है। टोटल अस्थियों की संख्या अगर देखें तो कितनी हो जाती है, 26। यह करोटी के आधार से निकलता और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। हमारी धड़ जो है ये सिर और ये धड़, और इस धड़ का मुख्य भाग जो बनाता है कशेरुदंड वर्टिबल कॉलम बनाता है। 26 अस्थियां है। प्रत्येक कशेरुदंड के बीच का भाग खोखला तंत्रिकी नाल होता है, जिससे होकर मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। चलो इधर देख लेते हैं, ये रहा हमारा, ये है हमारी कशेरुदंड। ये ग्रीवा ये इस तरह से घूमी हुई होती है, इस तरह से घूमी हुई है, यहां से इस तरह से टेढ़ी है ये। और इस कशेरुदंड के चित्र की अगर हम बात करें तो ये इस तरह का चित्र आता है, इसका सिंह जैसा इस तरह का चित्र है, और इसमें ये खाली जगह है, और इस खाली जगह में से नर्व स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है कशेरुकी के बीच में। अगर हम देखें तो एक कशेरुकी इस तरह की है और दूसरी कशेरुकी इस तरह की है, ये कशेरुदंड। इनके बीच में ये लगा है इंटरवर्टिबल डिस्क। ये क्या लगी है, इंटरवर्टिबल डिस्क, और यहीं से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड। क्या निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ खोखला भाग है जिससे तंत्रिकीय नाल या स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, निकलती है, जिससे होकर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। प्रथम कशेरुक एटलस है, और जो पहली कशेरुकी है हमारी यहाँ की, देखो ये ग्रीवा में 7 है, वक्षीय में 12, लंबर में 5, सेक्रम में 1, सेक्रम इधर 1, और कोकिक्स में 1।
इस तरह का पार्टीशन किया है यहाँ पर। और जो पहली ग्रीवा सर्वाइकल वर्टिब्री है उसको नाम दिया है एटलस। ये पहली वाली हमारी क्या है, एटलस। याद रहेगा, एटलस साइकिल चलती थी डबल डंडा सबसे पहले, ये एटलस। उसके बाद दूसरी है हमारी एक्सिस। दो वर्टिब्री के नाम भी याद रखना है, पहली एटलस, दूसरी क्या है, एक्सिस। और इसी के कारण हम गर्दन को इधर उधर घुमा सकते हैं, क्योंकि ये पाइवोट जॉइंट बनाती है। एटलस और एक्सिस क्या बनाती है, पाइवोट जॉइंट, जिससे हम गर्दन इधर उधर मोड़ सकते हैं। एटलस है और यह अनुकपाल अस्थि कंधों के साथ संधि योजन करता है। और संधि योजन करता है, एटलस हमारे खोपड़ी के साथ जुड़ी हुई है। कशेरुदंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा में 7, वक्षीय में 12, कटी में 5, त्रिकसेक्रमी में 1 संयोजित है और अनुत्रक्रमी में 1 संयोजित है। कशेरुदंड में विभेदित होता है। यही सारे हिसाब मैंने जो यहाँ बताया है वही। ग्रीवा सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबार 5, सेक्रम 1 और कोकिग्स 1 है। ये दोनों में जो है एक में 5 है, एक में 4 है, लेकिन ये फ्यूज्ड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, फ्यूज्ड हो गए हैं, तो इनमें एक एक रह गई है। ये कोकिग्स हमारे मनुष्य में अब हो गई है अवशेषी। यहीं से पूंछ निकली थी हमारी, बंदरों की जो पूंछ है, हमारी पूंछ अब गायब हो गई, क्योंकि कोकिग्स अब हो गया है अवशेषी। यहाँ पर ग्रीवा कशेरुकी की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती है। सभी स्तनधारियों में सर्विक्स की, सर्वाइकल जो है वर्टिब्री की संख्या सी मैंने लिखा है 7, सभी में 7 है। कि सब जिराफ की तो इतनी लंबी गर्दन है, क्या उसमें 15-20 है क्या, नहीं है। जिराफ की गर्दन भले लंबी है, लेकिन उसमें वर्टिब्री की संख्या 7 ही होती है। कशेरुदंड मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता और सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। ये जो हमारी वर्टिबल कॉलम है, इसी से हमारी पसलियां जो 12 जोड़ी है वो भी क्या होती है, जुड़ी होती है। साथ ही साथ ये शरीर का ढांचा बनाते हैं, साथ ही साथ खोपड़ी को से जुड़े होते हैं कौन, कशेरुदंड। अब है एक अस्थि हमारी यहाँ पर चौड़ी, जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, जिसका चित्र आगे देखेंगे हम। ये अस्थि है हमारी उरोस्थि या स्टर्नम। उरोस्थि वक्ष के मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है, चपटी अस्थि, और इसी से हमारी जुड़ी होती है पसलियां, रिब्स जुड़ी होती है इसी उरोस्थि स्टर्नम से। एक है संख्या में। फिर आती है पसलियां। पसलियों की संख्या है टोटल 24। कितनी संख्या है, 24। 12 जोड़ी है पसलियां, 12 जोड़ी होती है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुदंड और अधर भाग में उरोस्थ के साथ जुड़ी होती है। ये चपटी अस्थि है हमारी पसलियां। ये हमारा पसलियों का पिंजरा है। इसी के अंदर हृदय रखा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण भाग। मस्तिष्क खोपड़ी में, क्रेनियम में, और हृदय यहाँ के इस पिंजरे के अंदर है। ये रही चपटी अस्थि उरोस्थ, यहाँ पर एक संख्या में। पीछे की तरफ ये दिख रही है वर्टिबल कॉलम, कशेरुदंड ये पीछे, और ये जो है ये दिखाई दे रही है इस दिशा में, ऐसी सी शेप में घूमी हुई हमारी क्या है, पसलियां। तो पसलियां पतली और चपटी होती है और लंबी होती है, जो पीछे की तरफ कशेरुदंड और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती है। इनके पृष्ठ सिरे पर 2 संधियोजन सतहें होती है, जिसके कारण इसे द्विशिरस्थ बाइसिफेलिक भी कहा जाता है। ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इस पीछे वाले हिस्से पर इसमें इस तरह की 2 सतहें होती हैं, 2 संधि स्थल है। मतलब ये वर्टिब्री से, कशेरुदंड से 2 जगह पर जुड़ी होती है, इसीलिए इसे बाइसिफेलिक भी कहा गया है। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहा है। 7 जोड़ी जो पहले वाली है, हम देखें चित्र में, ये पहले वाली 7 जोड़ी, इनको हमने वास्तविक पसलियां कहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टर्नम में इस हाइलाइन कार्टिलेज से सीधे जुड़ी हुई है। ये कार्टिलेज है यहाँ पर, हाइलाइन कचाब कार्टिलेज से जुड़ी हुई है सीधी स्टर्नम के साथ, इसलिए सत्य पसली है।
8, 9, 10 सातवें के साथ ये कार्टिलेज से जुड़ी है, इसीलिए इनको कहा जाता है फाल्स रिप या कूट रिप्स। और दो अगर देखें 11वीं और 12वीं देखें अगर हम, तो प्लावी पसलियां हैं, ये सामने उरोस्त से जुड़ी हुई नहीं है। प्रश्न में वक्षीय कशेरुक की और अधरी भाग में उरोस्ती से कचाव उपास्थि हाइलाइन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती है। कार्टिलेज कौन सा है? हाइलाइन अभी बताया मैंने। 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्ती के साथ सीधे संधियोजित नहीं होती, और 8, 9, 10 सीधे संयोजित नहीं होती, 7 के साथ होती है, बल्कि कचाव उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली 7वीं के साथ, अभी जो बताया मैंने, ये 7वीं के साथ 8, 9, 10 7वीं के साथ जुड़ी हुई है, ये 7वीं के साथ जुड़े हुए हैं, 8, 9, 10 7 के साथ जुड़े हुए हैं, सीधा जुड़ती इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्राइल पसलियां कहा जाता है। वर्टिब्रोकॉन्ड्राइल या फाल्स रिब्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। पसलियों की अंतिम दो जोड़ियां 11वीं और 12वीं, अभी जो बताया 11, 12 अधर में जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इन्हें प्लावी पसलियां फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सामने की तरफ उरोस्त से जुड़ी हुई नहीं होती। वक्षीय कशेरुक पसलियां और उरोस्त मिलकर पसली पंजर रिब केज की रचना करते हैं। सामने से उरोस्त, पीछे वर्टिबल कॉलम और पसलियां, 3 लोग मिलकर बनाते हैं पसली पंजर रिब केज बनाते, और इसी के अंदर इसी पिंजरे में रखा हुआ है क्या? हृदय। महत्वपूर्ण भाग है हृदय, जो कि यहाँ रखा हुआ है। फेफड़ा भी ये रखा हुआ है इसी पिंजरे के अंदर। चलो अब हम चलते हैं उपांगीय कंकाल। किसकी तरफ चल रहे हैं? उपांगीय कंकाल। तो 80 अस्थियों का हिसाब किताब देख लिया, अब हम चलते हैं उपांगीय कंकाल। 2 हाथ और 2 पैर की तरफ हम चलने वाले हैं। पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती है। पैर और हाथ की अस्थियां उनके मेखला, श्रोणी मेखला और अंश मेखला के साथ ये क्या बनाती है? उपांगीय कंकाल। कुल अस्थियों की संख्या 126 है। यहाँ पर कितनी है? 126। तो सबसे पहला हम शुरुआत कर रहे हैं अग्रपाद की। अगर हम बात करें तो प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती है। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, 30 और 30 कितने हो गए? 60। ऐसे एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, 30 और 30 कितने हो गए? 60, 60 और 60 कितने हो गए? 120, 120। तो ये हाथ और पैर की अस्थियां हो गई। अग्रपाद भुजा की अस्थियां है, और हमारे हाथ की अस्थियां हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ये रेडियस और ये अल्ना, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1। कार्पस कलाई की अस्थियां संख्या में 8, ये रही कार्पस संख्या में 8। मेटाकार्पस हथेली की अस्थियां संख्या में 5, ये रहे हथेली की अस्थियां संख्या में 5। और फेलेंजस उंगलियों की अस्थियां संख्या में 14, ये रही उंगलियों की संख्या 14। ये हाथ में अगर हम देखें अग्रपाद के हाथ में, तो एक ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजस। और अगर टोटल मिला के हम बात करें तो ये टोटल अस्थियों की संख्या कितनी हो गई है? 30। चले आगे। आगे देखें तो अंश मेखला, ये हाथ जिसमें अटैच है हमारा जो कंधे वाला भाग है, उसी को क्या कहा है? अंश मेखला, पेक्टोरल गिडल्स। अंश मेखला प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल और एक स्केपुला होती है। एक क्लेविकल प्लस एक स्केपुला बराबर 2। प्रत्येक अर्धभाग में मतलब आधा, एक कंधे में 2, दूसरे कंधे में 2, टोटल मिला के कितनी है? 4। तो अंश मेखला में अस्थियों की संख्या कितनी है? 4। एक कंधे में 2, दूसरे कंधे में 2। एक कंधे में कौन कौन रहेगा? क्लेविकल और स्केपुला। स्केपुला वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरे एवं 7वीं पसली के बीच, दूसरी से लगाकर 7वीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। ये देख लो यहाँ पर, ये रही चपटी त्रिभुजाकार बड़ी अस्थि, जिसको हमने नाम दिया है स्केपुला। ये कहाँ कहाँ पर है?
तो रिब्स में, पसली में दूसरी से लगाकर 7वीं पसली तक फैली हुई है, यहाँ दूसरी से लगाकर 7वीं तक ये फैली हुई है। इसका शेप कैसा है? त्रिभुजाकार है, चपटी अस्थि है ये, या पीछे वाली चपटी अस्थि। स्कैपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। ये वाला भाग देखो, ये उठा हुआ भाग जिसको नाम दिया है एक्रोमियम, ये वाला भाग। और इस एक्रोमियम वाले भाग से निकली है, ये लगी हुई है क्या? क्लेविकल बोन, क्लेविकल अस्थि। क्लेविकल इसी के साथ संयोजन करती है, और ये जो क्लेविकल है ये इसी के साथ जाकर क्या करती है? संयोजन। किससे संयोजित होती है क्लेविकल? तो क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस जो है स्कैपुला उससे जुड़ी होती है। एक्रोमियम के नीचे एक अवनमन गड्ढा जिसे क्लिनॉइड गुहा कहते हैं, ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों के जोड़ बनाने के लिए संधि योजन करती है। देखो यहाँ पर इसी के नीचे वाले भाग में ये गुहा है, और इस गुहा का नाम है ग्लिनोइड गुहा। और ये ग्लिनोइड गुहा में ये आकर फिट हो गई है। कौन फिट हो गई है? ह्यूमरस। और ये एक जॉइंट बनाती जिसको कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी के कारण हमारा हाथ घूम पाता है ये। तो बॉल सॉकेट जॉइंट जो है वो ग्लिनोइड कैविटी के कारण हुआ है, बना है यहाँ पर। आगे बात करें, प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है। क्लेविकल लंबी पतली अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं, एक इधर और दूसरा इधर। 2 वक्र है इसमें क्लेविकल में। इस अस्थि को सामान्यतः कॉलर बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉलर रीजन में उपस्थित है, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा? कॉलर बोन। क्योंकि पीछे से एक वक्र घुमाती है और आगे भी एक वक्र। आगे की तरफ ये जुड़ी होती है स्टर्नम से, और पीछे की तरफ ये जुड़ी होती है किससे? स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से क्या होती है? जुड़ी हुई। कितने वक्र है इसमें? 2। इसे कॉलर बोन नाम भी दिया हुआ है। तो 2 अस्थियां देखी हमने, क्लेविकल और स्कैपुला। ये रही क्लेविकल, ये आ रही है आगे जाके जुड़ती है, और दूसरा है स्कैपुला त्रिभुजाकार। ये अंश मेखला के भाग हैं। चलो आगे चले, पश्चपाद, पैर की बात कर लेते। पैर में भी कुछ नहीं है। पश्चपाद की अस्थियां, फीमर सबसे लंबी अस्थि है, फीमर 1। ये रही फीमर, संख्या में कितनी है? 1। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। फिर टिबिया, फिबुला 1-1, टिबिया फिबुला 1-1। फिर एक है यहाँ पर पटेला। पटेला मतलब घुटने वाला जो केप है, इसको पटेला बोलते हैं। फिर टार्सस के संख्या में यहाँ पर 7 है। मेटाटार्सस यहाँ पर कितनी है? 5, और फेलेंजेस वही 14। सेम वैसे ही चल रहा है, फीमर जैसे ह्यूमरस, रेडियस अल्ना जैसे टिबिया फिबुला। पटेला एक्स्ट्रा है इसलिए यहाँ 8 थी कार्पस, यहाँ टार्सस कितनी हो गई? 7, 1 यहाँ चला गया। मेटाटार्सस 5 थी, यहाँ मेटाकार्पस वहां 5 थी, यहाँ मेटाटार्सस 5 है। वहां फेलेंजेस 14 थी, यहाँ भी फेलेंजेस 14 है। टिबिया फिबुला टार्सस टखने की अस्थि संख्या में 7 है, मेटाटार्सस संख्या में 5 है, और उंगलियां अस्थियां फेलेंजेस कप के आकार की एक अस्थि जिसे पटेला कहते हैं, घुटने के अधर की ओर ढकती है। घुटने को अधर भाग से ढकती है, पृष्ठ से, सामने से ढकती है। ये घुटने को सामने से ढकने का काम करती है। कौन? पटेला। किस भाग में है? तो ये अधर भाग में, पृष्ठ सतह पर नहीं, अधर सतह पर ये घुटने को ढकने का काम करती है पटेला। तो इस तरह से टोटल अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 30 हो गई। इनमें भी सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। अब देखते हैं श्रोणी मेखला। अंश मेखला कंधा है, और श्रोणी मेखला ये कमर वाला हिस्सा है जहां पैर जुड़ा हुआ है। और श्रोणी मेखला में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 2। जैसे अंश मेखला में अस्थियों की संख्या थी वहां पर 4, यहाँ कितनी है? 2। तो 30 गुणा 4 मतलब 120 अस्थियां थी वहां, प्लस 4 श्रोणी में 4 वहां पर किसका है? पेक्टोरल ग्रेडस, और 2 यहाँ पर क्या है? वहां अंश मेखला 4, श्रोणी मेखला 2, टोटल हो गई 126 अस्थि। ये पाद की अस्थियां हैं। श्रोणी मेखला पेल्विक गिडल में 2 श्रोणी अस्थियां कोक्सल बोन होती है। श्रोणी अस्थियों की संख्या, कोक्सल बोन की संख्या कितनी है? 2।
और प्रत्येक श्रोणी अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। 3 अस्थियों के संयोजन से बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों के संयोजन से बनी होती है कौन? श्रोणी अस्थि। ये देख लो यहाँ पर, इलियम, ये प्यूबिस और ये इस्चियम, इन तीनों के संयोजन से बनी है ये श्रोणी अस्थि। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एसिटाबुलम होती है जिसमें और अस्थि संयोजन करती है। देखो यहाँ पर ये फीमर अस्थि यहाँ बनी एक गुहा है, इस गुहा को नाम दिया है एसिटाबुलम गुहा। जैसा उधर हमने बताया था ग्लिनोइड गुहा, यहाँ एसिटाबुलम गुहा, जिसमें फीमर जाकर धंसती है और क्या बनाती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अधर भाग में श्रोणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस संलयन बनाते जिसमें रेशेदार अस्थि होती है। देखो ये आया इधर से, ऐसा ही यहाँ पर ये एक इधर से है और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं यहाँ पर इस तरह से, और ये एक निर्माण करते हैं, फाइब्रस रेशे से बना होता है संरचना, और एक पूरी संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस मादाओं में चौड़ा होता है क्योंकि वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, 9 महीने वहीं रखती है, इसलिए प्यूबिक सिम्फाइसिस चौड़ा हुआ किसमें? मादा में। चलो आगे चलें इसके बाद हम, तो आगे अब हमारा अगला टॉपिक है संधियां या जोड़। जोड़ या जॉइंट्स की बात करें, और संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है। बिना जोड़ के गति इतनी आवश्यक, इतनी आसान नहीं होगी, इतनी ज्यादा गति नहीं होगी। जिसमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती है, चलन गति भी इसका एक अपवाद नहीं है, और चलन गति भी इसी संधियों का ही एक रूप है। जोड़ अस्थियां अथवा अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच संधि स्थल है। 2 अस्थियां या फिर एक अस्थि और एक उपास्थि, एक बोन्स और एक कार्टिलेज के बीच में जोड़ पाए जाते हैं। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है, और जोड़ पर जो गति होगी उसमें बल चाहिए, और वो बल देगी पेशियां, पेशियों से वो बल मिलेगा आपको। यहाँ जोड़ आलंब का कार्य करता है, जैसे एक मैंने गुटका रख दिया, उस पर इधर से यहाँ रखा वजन, वेट, और इधर से लगाया बल, ये वेट उड़ जाएगा। मान लो 100 केजी का वेट है तो उसको सीधा उठाना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा रख दिया रोड पे और 100 केजी का वेट है, उसको बल इधर से लगाया, तो ये फलक्रम जैसा काम करता है। यहाँ पर ये फलक्रम की मदद से आप वेट को आसानी से उठा सकते हैं। जैसे स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोल लेते हो, वो स्क्रू ड्राइवर फलक्रम के जैसा काम करता, वैसे ही संधियां हमारी फलक्रम के जैसा काम करती है। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है, और जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया, जैसे रेशीय, उपास्थि युक्त और साइनोवियल। 3 भागों में बांटा गया है जोड़ों को, एक एक करके तीनों भाग देख रहे हैं। पहला है रेशीय जोड़। रेशीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देता, इसमें गति होती ही नहीं है। इस जोड़ में जोड़ है लेकिन गति नहीं होने देता। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेशीय संयोजी ऊतक की सहायता से C1 सेचर के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती है। तो जो हमारा कपाल में फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल सब लोब जुड़े हुए हैं, अस्थियां जुड़ी हुई है, वो रेशीय संयोजी ऊतक से जुड़ी हुई है, और इसके कारण इस खोपड़ी की कहीं भी गति इसमें नहीं होती। कि जब गति नहीं होती तो सीधा यहाँ पर एक ही अस्थि रख देते, लेकिन नहीं, इससे आप शॉक एब्जॉर्बर करने की क्षमता आती है रेशीय जोड़ से, पर इसमें गति किसी प्रकार की नहीं होगी, सबसे मजबूत जोड़ होगा ये। अगला है उपास्थि युक्त जोड़। यहाँ बोन्स नहीं, कार्टिलेज है, और उपास्थि युक्त जोड़ों में अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती है। एक अस्थि जो है वो दूसरी अस्थि से किसके द्वारा जुड़ी होगी? वो उपास्थियों के द्वारा इस तरह से क्या होगी? जुड़ी हुई बीच में। कशेरु दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकियों के बीच इसी प्रकार के जोड़ जो सीमित गति होने देते हैं, और कशेरु की दंड में मैंने बताया था वर्टिबल कॉलम में इस तरह से, ये रहा वर्टिबल कॉलम में 2 वर्टिब्री है ये, और इनके बीच में ये यहाँ पर इंटरवर्टिबल डिस्क है। इन दोनों अस्थियों को आपस में जोड़ती है उपास्थि की सहायता से।
तो इसमें लिमिटेड गति है, सीमित गति है। इससे पहले वाला जो हमारा रेसी है उसमें कोई गति नहीं, इसमें सीमित गति है। और तीसरे वाले पे चलते हैं, साइनोवियल जोड़। और साइनोवियल जोड़ में, साइनोवियल जोड़ों की विशेषता है दो अस्थियों की संधियोजन सतहों के बीच तरल से भरी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति। ये एक अस्थि देखो यहाँ पर, दूसरी ये अस्थि देखो यहाँ, और दोनों के बीच में ये लगा यहाँ पर कार्टिलेज, और अंदर भरा हुआ है यहाँ पर ये रहा द्रव्य। ये साइनोवियल द्रव्य इसके अंदर भरा हुआ है, और इसके कारण इससे आसानी से क्या हो सकती है, गति, ताकि ये घर्षण को कम करता है साइनोवियल जॉइंट्स, और इससे सबसे ज्यादा गति होती है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है, और इस व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है, और जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करता है, चलने के अलावा कई तरह की गति में सहायता करता है। और उन गतियों के, उन जोड़ों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच में, अभी बताया था मैंने, ह्यूमरस और फीमर में जो जोड़ था वो कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट, सभी दिशाओं में गति। कब्जा संधि हिंज जॉइंट घुटने का, घुटने में एक ही दिशा में, जैसे कोहनी वाला एक ही दिशा में गति है, ये हिंज जॉइंट है। अगला है पाइवोट संधि एटलस और एक्सिस के बीच में, ये इससे कारण गर्दन घुमा सकते हैं, एटलस और एक्सिस के बीच में गति, पाइवोट जॉइंट है। विपर्सी या ग्लाइडिंग जॉइंट्स कार्पल्स के बीच में, इसीलिए कलाई फिसल सकती है कार्पल्स के बीच में, और टार्सस के बीच में जो है वो कौन सा है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अगला है सेडल, अंगूठे का कार्पल्स, अंगूठे में केवल कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच, इसलिए अंगूठा आप इस तरह से घुमा सकते हो, ठेंगा दिखा सकते हो। ये सब किसके कारण है, इसी सेडल जॉइंट्स के कारण। तो ये कुछ साइनोवियल जॉइंट्स के उदाहरण थे। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, पेशी और कंकाल तंत्र के विकार। पेशी और कंकाल तंत्र के कुल विकार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस, स्व प्रतिरक्षा विकार, ये लास्ट ईयर भी नीट ने पूछा था। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में माइस्थेनिया ग्रेविस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये दोनों क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे कमजोरी और कंकाल पेशियों का पक्षाघात होता है, और कंकाल पेशी धीरे धीरे डिजेनरेट होती है, पक्षाघात होता है, और कंकाल पेशी को ही ये प्रभावित करता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। अगला है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित आहार, ये एक अनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें भी कंकाल पेशी अनुक्रमित अपहासित होती है, ग्रेजुअली क्या होती है, खराब होती जाती है, अपहासित हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ये कौन सा है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। टिटेनाई, शरीर में कैल्शियम आयन की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठना आता है, कैल्शियम आयन कम हो जाएगी, और हम जानते हैं पेशीय संकुचन में कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वैसे टिटेनाई कहा, हाथ अकड़ जाएगा, सीधा है तो सीधा, टेढ़ा तो टेढ़ा, फिर सीधा नहीं होगा, सीधा है तो टेढ़ा नहीं होगा, ये टिटेनाई है। इसके बाद है संधि शोध, आर्थराइटिस, जोड़ों का शोध या जोड़ों का दर्द, बहुत तीव्र दर्द होगा आर्थराइटिस में। ऑस्टियोपोरोसिस या उम्र से संबंधित विकार है, ज्यादा उम्र होने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी और अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। और यहाँ पर अस्थि जो है उसमें अस्थि के पदार्थ जो है, मांस जो है उसमें कमी आएगी, और अस्थियों में छिद्र होने लग जाएंगे। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक, अगर हार्मोन एस्ट्रोजन की कमी आ गई तो ऑस्टियोपोरोसिस होना आसान होता है, लेकिन ये केवल फीमेल के लिए, मेल में एस्ट्रोजन का कोई रोल ही नहीं है। गाउट, जोड़ों में यूरिक अम्ल के कणों का जमाव होने के कारण जोड़ों का शोथ। गाउट एक विशेष प्रकार का संधि शोथ ही है, ये भी एक प्रकार का आर्थराइटिस ही है गाउट, लेकिन इसमें यूरिक अम्ल का क्या हो रहा है, जमाव हो रहा है। जहां साइनोवियल द्रव्य होना चाहिए था वहां कौन जम रहा है, यूरिक अम्ल। इस प्रकार से ये सारे रोग जो हैं हमारे, ये किसके हैं, ये इस कंकाल तंत्र से संबंधित रोग थे। तो अब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर के बाद में अगले चैप्टर के साथ हम फिर हाजिर होंगे वन शॉट में। थैंक यू।